गए हैं हमेशा की तरह हर्षवर्धन रुंगटा, जो कि सीईओ है रुंगटा सिक्योरिटीज़ के। हर्ष, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस आज की पेशकश में। और महिलाओं के तमाम सवालों के जवाब हम देंगे। स्मिता यादव का सवाल हम लेंगे और ये अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ साझा कर चुकी हैं। 33 साल की इनकी उम्र है। सैलरी इन्होंने डिटेल्स दी हुई है, 15,000 रुपये NPS करता है और 25 साल में चाहिए 5 करोड़ और बेटी की पढ़ाई शादी का इनका लक्ष्य है। बेटा बेटी की पढ़ाई और शादी का। तो स्मिता, आप फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। और हर्ष, चाहे महिला निवेशक हो या पुरुष निवेशक हो, लक्ष्य सभी के लगभग एक जैसे ही होते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद की आर्थिक आज़ादी, रिटायरमेंट का प्लान। देखिए, फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जेंडर एग्नोस्टिक होते हैं, अगर मैं ये कह सकूं। महिलाओं के लिए कोई अलग रणनीति नहीं होती है जहां तक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की बात है, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ की बात है, और हमेशा से ये बात हम चर्चा में भी लेकर आए हैं। लेकिन स्मिता, देखिए, 33 साल की हैं, NPS में ये पैसे लगा रही हैं। मेरे पास बहुत डिटेल्स नहीं है क्योंकि फ़ोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं, लेकिन अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचें उससे पहले उन्होंने अपनी बेटी की और बेटे की, बच्चों की बेसिकली पढ़ाई लिखाई और उनकी शादी का लक्ष्य बांध दिया है। कुछ डिटेल्स देती हैं अगर स्मिता, तो अच्छा होता कि कितने साल हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और कितना खर्च इकट्ठा करना चाहती हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए प्लानिंग करना। बहरहाल वो डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बताइए अब आपकी अजम्पशन क्या होगी इस बिना पर और कैसे आप इनको फाइनेंशियल प्लान देंगे। हर्ष। तो देखिए कविता, ये अच्छी बात है कि ये बच्चे जब छोटे हैं, अब देखिए बच्चे 2 साल के और 6 साल के हैं, और ये अभी से प्लान कर रही हैं कि ये जब बच्चों की हायर एजुकेशन या शादी का खर्च होगा तो ये उसके लिए इकट्ठा करना चाह रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है, और इन्होंने कहीं कहा भी है कि इन्हें 25 साल बाद 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं। तो इनका जो लक्ष्य है वो भी वेरी रीजनेबल लिमिट्स में है कि 25 साल का टाइम होराइजन दिया है। इन्फ्लेशन को काउंट करते हुए इन्होंने 5 करोड़ का लक्ष्य बनाया है। जो इनकी इनकम है उसमें से अगर हम देखें कि 1,40,000 इन्होंने बताया कि महीने का कमाती हैं, और उसमें से अगर हम देखें कि 28,000 अगर ये महीने का इन्वेस्ट करे और ये 28,000 रुपए अगर 12% से ग्रो करता है तो 25 साल में इनका 5 करोड़ का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो वेरी मच डूएबल। अगर हम देखें इनकम टू सेविंग्स रेशियो अगर देखें वो भी बहुत रीजनेबल है, और टाइम होराइजन भी लंबा इनके पास है। तो क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, तो ऑब्वियसली हम ग्रोथ एसेट्स देंगे। ग्रोथ एसेट्स मतलब जो जिसमें आपको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न्स कमाने की गुंजाइश होती है। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक और एग्जांपल है जहां पे ये इन्वेस्ट कर सकती है। 28,000 रुपए के लिए नई पोर्टफोलियो बना के दे दूं मैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 6,000, HDFC मल्टी कैप फंड में 6,000, व्हाइट ओक मिड कैप फंड में 6,000, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड में 6,000, और एक एज अ प्रेशियस मेटल्स जो हम कहते हैं कमोडिटीज, अगर हम इनके पोर्टफोलियो में जोड़े तो उस लिहाज से इडलविस गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड, इसमें 4,000। तो इनके पास इक्विटी में सभी सेगमेंट्स में एक्सपोजर मिल जाएगा, प्लस इनके पास एक डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट के लिए प्रेशियस मेटल्स जो कमोडिटीज है वो भी इनके पोर्टफोलियो में हम जोड़ देंगे। अब क्योंकि ये पूरा पोर्टफोलियो एक्टिव स्कीम्स का है, मैं चाहूंगा कि 1 in 2 years ये अपने पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू जरूर करें। चलिए, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ ये है नहीं, और लेकिन जो आपने रिकमेंडेशन इनको दी है उसके मुताबिक उम्मीद हम करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। और फ़िलहाल अगर इतना नहीं शुरू कर पाएँ तो कौन से पहले इनके फंड्स होने चाहिए हर्ष? मान लीजिए अगर ये एकदम से ये अमाउंट नहीं डाल पाएँ स्मिता, तो आप कितने कौन से फंड्स रेकमेंड करेंगे कि वो पहले शुरू कर दें? तो देखिए, अगर मान लीजिए कविता कोई कारण से ये कहती है कि इनके पास 28,000 रुपए महीने के जमा करने के लिए नहीं है अभी, और अभी ये मान लीजिए 10 या 15,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो भी मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि जो 5 स्कीम मैंने बताई है उन्हीं 5 स्कीम में ये अमाउंट रिड्यूस कर ले और इन्हीं 5 स्कीम में इन्वेस्ट कर ले। इससे फायदा ये होगा कि इनके पास ये 5 स्कीम का फोलियो क्रिएट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे आगे बढ़ती जाए, इनकी इनकम बढ़े या इनकी कोई इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो इन्हीं स्कीम्स में फिर और एक नई SIP रजिस्टर कर लें, या तो SIP की रकम को बढ़ा दें। तो
क्या होगा कि नई स्कीम्स इन्हें बार-बार जोड़नी नहीं पड़ेगी, सारी स्कीम्स एक बार आ जाएँगी और उसके बाद ये अपने उन्हीं स्कीम्स में जैसे-जैसे इनकम बढ़ती रहे, वैसे अपना अमाउंट बढ़ाती रहें। तो इन्हें वो स्कीम सिलेक्शन का जो जो रिक्वायरमेंट होगा वो लगातार हर टाइम करना नहीं होगा। ये आगे बढ़ते हैं, स्नेहा का सवाल लेते हैं और स्नेहा के सवाल में इन्होंने जो है 15 से 17 साल तक निवेश करने की प्लानिंग की बात कही है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़, एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एडलवाइस मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप है इनके पास। रिव्यू करवाना चाहती हैं पोर्टफोलियो को और फिलहाल इनकी उम्र 38 की है। तो देखिए कविता अगर हम 24,000 का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं महीने का और इनके पास करीबन 6 से 7 स्कीम्स हैं, तो आई थिंक स्कोप है कि अपनी स्कीम्स को कम कर लें, ताकि जो आगे जाते हुए जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है कि मैं मान लीजिए आपको 7 स्कीम है, तो 7 स्कीम को मॉनिटर, ट्रैक करना है। कोई भी उसमें अगर आपको अपने बैंक अकाउंट चेंज करने हैं, तो सभी फ़ोलियो में जाके आपको अलग-अलग चेंज करना होगा। केवाईसी हालाँकि एक बार में चेंज हो जाता है कि आप सी केवाईसी में अपडेट कर देते हैं, तो सब जगह ऑटोमैटिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज करने हैं आपके फ़ोलियो में, तो आपको सभी एएमसीज़ में अलग से जाके करना होगा। तो अगर कोई रियल इम्पोर्टेंट कोई कोई ऐसा फ़ायदा आपको मिल रहा हो जब आप इतनी सारी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, तो ही एक्स्ट्रा जोड़ें, नहीं तो मेरे हिसाब से इनके पर्टिकुलर केस में 4 स्कीम काफ़ी होंगी। हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, जो इनकी एक्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उन्हीं में से हम 4 शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, ताकि इन्हें नया फ़ोलियो नहीं खोलना होगा, सिर्फ़ अपना पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करना होगा। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो इनके पास है, जहाँ पे आज की तारीख में 4,000 इन्वेस्ट कर रही हैं, उसमें ये बढ़ा के 6,000 कर लें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में अभी ये उसमें 3,000 इन्वेस्ट कर रही है, तो उसे बढ़ा के 6,000 कर लें। बंधन स्मॉल कैप में जहां 3,000 कर रही है, उसे भी 6,000 कर लें। एंड आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड जहां पे आज की तारीख में 4,000 जा रहा है, उसकी जगह पे उसे 6,000 कर लें। अब बाकी की स्कीम जिसमें आप एसआईपी आगे के लिए बंद कर रही हैं, उसमें आपको ये करना होगा कि एक ऑप्शन है कि आप उसमें से सब रिडीम कर लें। तो अभी तक जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस बना हुआ है, उसमें से पूरा अगर आप रिडीम करती हैं और इक्वली जो 4 स्कीम आप कंटिन्यू कर रही है उसी में फिर से लमसम के रूप में ही इन्वेस्ट कर दें, तो आगे जाते हुए आपका पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो गया। नहीं तो क्या होगा कि आप आगे अपनी एसआईपी तो 4 स्कीम में कर रहे हैं, लेकिन बाकी 3 स्कीम्स में आपका फंड वैल्यू ऑलरेडी रहेगा। तो कंसोलिडेशन जब आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर ही रही हैं, तो पूरा कंसोलिडेशन कर लें। सिर्फ ये एक्सरसाइज में एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि जब आप अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में से रिडीम करती हैं री इन्वेस्ट करने के लिए, तो कैपिटल गेन्स का इम्पैक्ट होगा। तो ये कैपिटल गेन्स का इम्पैक्ट अगर आपको नहीं लेना है अपने आप में, तो ही आप एग्जिस्टिंग स्कीम्स में वही जितना फंड जमा हुआ है वो कंटिन्यू करिए। अदरवाइज ये आप उसे रिडीम करके कंसोलिडेट करके आगे जाते हुए 4 स्कीम लेके जाएंगे, ज्यादा बेटर होगा। राइट, चलिए, स्नेहा को ये फंड थोड़े से कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू का अपॉर्चुनिटी फंड आपने रेकमेंड किया हुआ है। और निवेश जब बढ़ाएं तो इन्हीं फंड्स में अपना निवेश बढ़ा सकती हैं, है ना? एब्सोल्युटली कविता, इनफैक्ट हमने ऐसे पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है कि आज की तारीख में अगर हम देखें तो फ्लेक्सी कैप हो गया, विच इज बाय मोर और लेस अ लार्ज कैप फंड, उनका जो हाईएस्ट एलोकेशन है ये इस फ्लेक्सी कैप फंड का वो लार्ज कैप की तरफ है, तो इसे आप एक लार्ज कैप फंड की तरह ट्रीट कर सकती हैं विद अ मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर। मिड कैप फंड में हमने ले लिया कि एक प्योर मिड कैप हो गया, एक स्मॉल कैप हो गया और एक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड हो गया, विच इज ऑल्सो अ फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी, लेकिन वो एक थीमेटिक फंड की कैटेगरी में आता है। नेवरदलेस एक अच्छा परफॉर्मिंग फंड है। अगर आपके पास एक लार्ज मिड एंड स्मॉल आ गया, एक आपको अपॉर्चुनिटीज फंड बोल के जो थीमेटिक है, जो सर्टेन कॉर्पोरेट एक्शंस को कैपिटलाइज करने की कोशिश करती हैं, वो भी आपके पास आ गया है। तो जब आप आगे जाते हुए अगर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, तो बहुत गहराई से सोचिएगा कि क्या कारण है आपको कोई नई स्कीम जोड़ने का। जो भी आपका पर्पस है, अगर इन्हीं स्कीम से फुलफिल हो रहा है, तो बेफिजूल का कोई भी नई स्कीम अपने पोर्टफोलियो में ना जोड़िएगा, इन्हीं स्कीम से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, हर्षिता का हम सवाल लेंगे और 43 इयर्स ओल्ड हैं ये। कोई भी आज सवाल कॉलर के रूप में हमारे सामने है नहीं, सभी हमारे दर्शकों ने यूट्यूब पर सवाल भेजा, तो मेरे ख्याल
से महिलाएं शायद यूट्यूब पर ज़्यादा देखती हैं हमारा शो हर्ष। 43 इयर्स की इनकी एज है और हर महीने 10,000 का निवेश है। पोर्टफोलियो वैल्यू इन्होंने अब दी है 1.8 लाख। समय है 20 इयर्स का। इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन स्टेप अप भी कर सकती हैं ये। लेकिन निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास है। फंड्स तो इनके पास सभी ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ और प्लानिंग की इनको ज़रूरत होगी। अच्छी बात ये है, जो एक डिफरेंस आपने भी शायद नोटिस किया होगा, महिलाओं के पोर्टफोलियो में और पुरुषों के पोर्टफोलियो में फ़र्क बस इतना है कि महिलाएं थोड़ा सा बैलेंस्ड चलती हैं, है ना। वो शायद थोड़ा सा स्वभाव से और नेचर से, फितरत में ही उनका ऐसा है कि सब कुछ बराबर होना चाहिए। तो मार्केट कैप के लिहाज से भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है पोर्टफोलियो, बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कम अग्रेसिव पोर्टफोलियो हो तो इक्विटी का फ़ायदा भी ना मिले, वो भी इनको मिल रहा है। तो कुल मिला के इतने हमने एपिसोड कर लिए हैं साथ में। हर्ष, क्या कहेंगे विमेंस वेडनेसडे में महिलाओं की जो डिटेल्स आती हैं, तो कहीं पर भी ऐसे एक बार भी महसूस नहीं हुआ ना कि बहुत ज़्यादा जोखिम ले लिया भाई उन्होंने, तो प्रॉफिट के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही भाग रही है, ऐसा कभी नहीं लगा? जी हाँ, कविता, आपने बिल्कुल सही कहा कि तो हम अपने प्रैक्टिस लेवल पे भी जब हम अपने क्लाइंट्स और से मिलते हैं, हमने देखा है कि मेन जनरली, ओके, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम कोई रेशियोज निकाल रहे हैं, लेकिन जनरली मेन सीम्स टू टेक मोर रिस्क। उन्हें ना वो रिटर्न्स, जब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन में, उन्हें वो होता है कि हमें ज्यादा अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना है इस कारण से कि हमें एंड कॉर्पस बड़ा चाहिए। मे बी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है इनहेरेंटली, या मे बी जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं कि वो चाहते हैं कि कम पैसों में ज्यादा रिटर्न मिले। एक्सपोजर हो सकता है कि उनके जो फ्रेंड सर्कल में है, वो एक्सपोजर में बहुत सारे एग्रेसिव प्रोडक्ट्स की बातें होती हैं। नाउ इस कंपैरिजन में जो आपने अभी कहा कि जब हम वुमेन के पोर्टफोलियोज को देखते हैं, तो उनकी एक अच्छी चीज मुझे जो हाईलाइट करना चाहूंगा वो है कि रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस बहुत रियलिस्टिक होती है। कि अगर हम बात कर रहे हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, वो 20-25% चेस करने की कोशिश नहीं करती। ये मेरा जेनरिक अप्रोच है, ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें एक्सेप्शंस नहीं हो सकते, लेकिन वुमेन जनरली रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखती हैं कि अगर इक्विटी में आप मान लीजिए 12 से 15% का अनुमान लगाते हैं, एम्फी कहते हैं कि आप कोई भी इलस्ट्रेशंस बनाते हो, कि फ्यूचर प्रोजेक्शंस बनाते हो, आप इक्विटी फंड में 12% का अनुमान लगाएं। फिर हम आते हैं एलोकेशन की तरफ। अब इस पोर्टफोलियो में भी आप अगर देखेंगे तो मल्टी कैप फंड एक है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है और एक लार्ज एंड मिड कैप है। कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो रीब्रांडिंग होके लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर है वो सिर्फ एक मल्टी कैप फंड के जरिए है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि, और ये इन्होंने 10,000 रुपए के लिए सिर्फ 3 स्कीम ले रखी है। तो आई थिंक प्रिंसिपली इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने डिसाइड किया है कि इन्हें किस तरह की कैटेगरी की स्कीम्स में जाना है, और 3 स्कीम्स रखनी उतना काफी होता है। अब अगर इनके पोर्टफोलियो में स्पेसिफिकली अगर मैं कमेंट करूं, सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट के लिए देखिए, अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप, कोटक लार्ज एंड मिड कैप की जगह पर मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूं कि एक प्योर मिड कैप फंड ले। वो इसके लिए क्योंकि इनके पास जो टाइम होराइजन है वो 20 साल का है, और इनकी बाकी की दो जो स्कीम्स हैं, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये दोनों एसेंशियली आप देखेंगे कि लार्ज एंड मिड कैप की तरफ ही है। तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, इसका जो मेजॉरिटी एलोकेशन है वो लार्ज एंड मिड कैप की तरफ है। अगर तीसरी स्कीम जो कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें, वो भी लार्ज एंड मिड कैप ही होगा, तो आपका डुप्लीकेशन ज्यादा हो रहा है। और क्योंकि 20 इयर्स का टाइम होराइजन है, हर्षिता अगर चाहे तो ये जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसकी जगह पे प्योर मिड कैप फंड भी जोड़ अपने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकती है। इनका पूरा पोर्टफोलियो जो है लार्ज एंड मिड कैप में डिवाइडेड रहेगा विद थोड़ा पोर्शन इन स्मॉल कैप। तो सिर्फ इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए मैं इन्हें सजेस्ट कर रहा हूं कि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज जो अभी लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया है, उसे स्विच करके कोटक मिड कैप फंड में ले लें। तो फंड हाउस एक ही है आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपको यहां से कोई दूसरा फोलियो क्रिएट करना है वगैरह वगैरह। आपको सिर्फ एक स्कीम में से दूसरी स्कीम में स्विच करना है, और एसआईपी जो आपकी कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में रजिस्टर्ड है उसे बंद करनी है, और कोटक मिड कैप फंड में फिर से शुरू कर देना। तो नया फोलियो नहीं क्रिएट होगा। लेकिन फिर से ध्यान रखिएगा, ये स्विच करते वक्त जितनी प्रॉफिट कैपिटल गेन्स आपका कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड में अक्यूमुलेटेड हो गया है, उस पर टैक्स लगेगा। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं
तो ये स्विच करके आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी टैक्स नहीं देना है एंड लार्ज एंड मिड कैप में जो मेरा एक्सपोज़र है, उन तीनों फंड्स के ज़रिए ठीक है, तो आप बेशक इसमें कंटिन्यू कर सकती हैं। तो मैंने दोनों ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है, करें तो बेटर है क्योंकि आज आप रिव्यू कर रही हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो प्लीज़ कुछ अगर एक्शन समझ में आता है तो उसे लेके आप उसे इसको इम्प्लीमेंट करें। ये नहीं कि सुन लिया और फिर आप वही कर रही हैं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ रिव्यू करने का। टैक्सेशन एक प्रॉब्लम ज़रूर होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि कभी ना कभी लॉन्ग टर्म पीरियड में आपको टैक्स तो देना ही है। तो आज की प्रॉफिट तक का टैक्स अगर आप आज दे दें और स्विच कर लें, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है मिड कैप फंड का वो आज की वैल्यू से हो जाएगा। तो आगे जाते हुए जो आप टैक्स भरेंगे वो आज के लेवल से फ्यूचर प्रॉफिट पे ही लगना है। तो टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट में 20 ईयर्स में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला आपको। तो ये स्विच अगर आप कर लें तो बेटर है, आपका पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छी तरह अलाइन हो जाएगा। चलिए, तो ये कुछ बुनियादी बातें, और ये बातें जो हैं न सिर्फ हर्षिता के लिए बल्कि वो तमाम विमेन इन्वेस्टर्स पर लागू होती हैं जो अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर चुकी हैं और शायद इस तरह के दौराहे पर हैं कि अगर कंसोलिडेट करना है, कोई नया फंड ऐड करना है या एग्जिट करना है तो कैसे किया जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मुस्कान का हम सवाल लेंगे। हर्ष, मुस्कान कह रही हैं कि 5 लाख का इमरजेंसी फंड जो है बनाना है, 25,000 की SIP 20 साल के लिए शुरू करनी है और 5% का स्टेप अप भी कर सकती हैं। कुछ फंड्स इन्होंने सजेशंस मांगे हैं, HDFC का फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, इन्वेस्को स्मॉल, इडलवाइज का मिड कैप, मोतीलाल का लार्ज और मिड। 5,000 रुपये इनमें डालना चाहती हैं, क्या ये सही है या नहीं? ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, इनको इमरजेंसी फ़ंड बनाना है और ये एक ऐसा पहलू है फाइनेंशियल प्लानिंग का जो लगभग 90% लोगों से मिस हो जाता है, जो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो समझते हैं कि उन्होंने फाइनेंशियल गोल्स के तहत अपना पोर्टफोलियो बनाया है। इमरजेंसी फंड हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर्ष, अमूमन माइंडसेट ये होता है कि सेविंग्स अकाउंट में तो पैसे जमा हो ही रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट तो है हमारे पास, अच्छा सोना पड़ा हुआ है घर पे, क्योंकि सोना तो वैसे भी रेनी डे का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, लगता है कि कुछ भी हो तो सोना बेच के पैसा आ जाएगा। तो इमरजेंसी फंड के तौर पे अभी भी वो जागरूकता नहीं है कि आपको अलग से कहीं निवेश करना चाहिए। ये जागरूकता के पीछे अभी तो हमने काफ़ी सिनेरियो सुधरता हुआ देखा है एज़ कम्पेयर टू जब हमने शुरुआत की थी शो करने की। हर्ष, तो हम ये कॉन्सेप्ट ही लोगों को समझाते थे। आज भले ही लोगों को कॉन्सेप्ट पता है लेकिन निवेश नहीं करते होंगे, शायद विकल्प भी पता होंगे उनको कहाँ डालने चाहिए इकट्ठा करने के लिए इमरजेंसी फंड, लेकिन निवेश नहीं कर पाते हैं। बताइए ज़रा, इस पर गाइड कीजिए। कविता, आपने बिल्कुल सही कहा। ये अगर हम 10-15 साल पुरानी बात करें, जब हमने ये शोज, इस तरह के शोज और जो जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की थी, उस समय इमरजेंसी फंड के बारे में बहुत बात करनी पड़ती थी। अब थैंक्स टू कोविड कि अचानक लोगों को ऐसा लगा कि भाई कुछ भी हो सकता है। जो हम इमरजेंसी फंड इतने टाइम से कहते आ रहे हैं कि इमरजेंसी का वर्ड क्या होता है कि कभी आपने कोई ऐसी अनप्लान्ड इवेंट हो गया जिसके लिए आपको फाइनेंशियल बर्डन आता है, तो आपके पास पैसे होने चाहिए जो आपको इमीडिएटली ऑन कॉल मिल जाए, विच मीन्स कि पैसे ऐसे रखे हुए हों कि अगर चाहिए तो एक दिन में आप उसमें पैसे निकाल लें और अपनी जरूरतें पूरा कर लें। अब ये चीज कोविड जैसी सिचुएशन में हो सकता है कि अचानक सब कुछ बंद हो गया, किसी के जॉब लॉस हो गए, किसी के आपको पेमेंट सैलरीज की लेट आ रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी उस समय कि आपको एक बार के लिए आपके खर्च निकालने के लिए आपकी सेविंग्स में से डिप करना था। ठीक है, कंपनीज एक बार सेटल हुई, फिर बाद में सैलरीज अरियर्स में भी आ गई, लेकिन एक बार के लिए जो आपके खर्चे थे उसके लिए आपके पास रकम जमा होनी जरूरत थी। दूसरा हिसाब ये होता है कि कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और कोई कारण से इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन या कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, आपके पास मेडिक्लेम होगा। जरूरी नहीं कि वो कैशलेस में क्लियर हो, जरूरी नहीं है कि उसका रीइंबर्समेंट आपको तुरंत आ जाए। आप उसको जब क्लेम फाइल करेंगे, हो सकता है उसको वक्त लगे वापस पैसे आने में। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से आपको एक ऐसी रकम अपने पास रखनी चाहिए, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करनी चाहिए कि जब चाहें आप उसे 1 दिन में या 2 दिन में आप उसे निकाल सकें, और वो जो कैपिटल जमा करते हैं आप, उसमें कोई भी मार्केट रिलेटेड फ्लक्चुएशन ना हो। भले रिटर्न्स कम मिले, लेकिन जब चाहिए वो पैसे मुझे मिल जाए और वो सेफ सिक्योर्ड रहे। तो इनकी जो इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि ये या तो लो ड्यूरेशन फंड या तो मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट करें। ये फंड्स क्या करते हैं, ये प्योर डेट स्कीम्स हैं। इनमें जो अंडरलाइन पेपर जिस बॉन्ड्स में वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, हाईली रेटेड बॉन्ड्स होते हैं,
ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, इन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी टेन्योर जो है वो अप टू 1 ईयर रहती है। तो 1 साल तक की जो आपकी टेन्योर है उसमें आप देखेंगे कि रिस्क और फ्लक्चुएशन, मार्केट और इंटरेस्ट रेट रिलेटेड वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी। तो दो स्कीम के नाम भी बता दूं, ये एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड या टाटा मनी मार्केट फंड, इनमें से कोई भी चूज कर सकती हो क्योंकि ये लमसम करना चाह रही है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। जब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें जो 20 साल का है और उसके लिए 25,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड लिक्विडिटी नहीं है। आपका रिक्वायरमेंट क्या होता है कि ग्रोथ होनी चाहिए आपके पैसे की, और रियल सेंस में इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाए, भले उसमें तुरंत मुझे लिक्विडिटी ना मिले। और क्योंकि इनका 20 साल का टाइम होराइजन है, तो ये डेफिनेटली ऐसे प्रोडक्ट्स को चूज कर सकती हैं। और उस कैटेगरी में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की हम बात कर रहे हैं, जो भी इन्होंने स्कीम्स चूज कर रखी हैं वो अच्छी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रीजन है कि हम बहुत फेर बदल करें इनके एग्जिस्टिंग चॉइस में। तो इन्होंने अच्छा काम किया है। मुस्कान, आपने जो शॉर्टलिस्ट किए हैं 5 स्कीम आपके 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, मुझे लगता है कि आप इन्हीं 5 स्कीम में बेशक करना अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। राइट, चलिए, बहुत बेहतरीन चुनाव स्कीम्स के लिहाज से, बहुत बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुभस्य शीघ्रम, बिल्कुल भी आपको डिले नहीं करना है, अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है। और देखिए, काबिल तारीफ पहला कदम बहुत सही रखा है, आपने इमरजेंसी फ़ंड के बारे में सोचा है। सो कंग्रेचुलेशंस मुस्कान, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब भी आपसे बातचीत हो, एक तो फ़ोन पर बात हो और दूसरा ये पता चले कि आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ चुकी हैं। रंजना का सवाल लेंगे हम, हर्ष, और 25 इयर्स इन्वेस्टमेंट होराइजन, 7 CR, हर महीने 40,000 का निवेश करना चाहती हैं, कर रही हैं। इनफैक्ट निपॉन इंडिया का लार्ज कैप, HDFC का फ्लेक्सी कैप 12,000, यहाँ पर 10,000 निपॉन के फंड में, HDFC मिड कैप में देखिए 8,000 रुपये, ICICI का इनके पास लार्ज और मिड है 5,000 रुपये, बंधन के स्मॉल कैप में भी 5,000 रुपये ये डाल रही हैं। कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? देखिए, स्कीम्स भी बहुत बढ़िया चुनाव कर रही हैं महिलाएं, और मैं तो इन्वेस्टमेंट होराइजन से भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। 20 साल 25 साल उससे नीचे का कोई अंतराल ही वो सोच नहीं रही हैं। वेल थॉट पोर्टफोलियो रंजना का भी, और जो ट्रेंड अभी दिखाई दे रहा है कम से कम आज के सवालों में, तो हर्ष। यह कविता, देखिए एक बात अच्छी निकल के आ रही है कि ये जो मुहिम है इन्वेस्टर एजुकेशन की, अवेयरनेस की, जो हम बात कर रहे हैं, इन सब कैटेगरीज में आप देखेंगे कि 2 अच्छी चीजें हो रही है। एक तो लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन लिया जा रहा है, और दूसरा कि अगर आप लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि आप जल्दी निवेश करना शुरू किए हैं। तो आप दोनों चीज अच्छी हैं। क्यों? आप अगर जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, आपका लंबा टाइम होराइजन रहता है, और लंबा टाइम होराइजन के बारे में लोग बात करने लग गए हैं। तो ये दोनों चीज अच्छी है आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए। अब इनके पोर्टफोलियो पे अगर हम देखें, तो ऐसे कोई सीरियस चेंजेस करने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है। एक जरूर कहूंगा मैं करने के लिए, वो ये है कि इनके पास जो पोर्टफोलियो है उसमें अगर आप देखेंगे 3 एक्टिव स्कीम्स हैं। इनफैक्ट चारों एक्टिव स्कीम्स हैं, लेकिन एक स्कीम में बदलने की कह रहा हूं कि जहां से वो एक्टिव से पैसिव की तरफ आ जाए। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के में इनके पास 2 स्कीम्स हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड एचडीएफसी मिड कैप। सो क्योंकि बाकी के जो इन्वेस्टमेंट्स इनके हैं वो तीनों एक्टिव हैं, और उसमें भी मिड कैप का एलोकेशन आता है। सो एक्टिव मिड कैप सिलेक्शन इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हो रहा है। तो एक स्कीम ये पैसिव रूप में अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें तो इनके पास एक्टिव और पैसिव का बैलेंस हो जाएगा। और एट द सेम टाइम एक्टिव फंड मैनेजमेंट में 2 स्कीम एक ही फंड हाउस की होना, जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी मिड कैप है, वो भी हम एड्रेस कर पाएंगे वो इश्यू को। सो एचडीएफसी मिड कैप फंड की जगह पे ये एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ले ले। तो एचडीएफसी का ही फंड है, सिर्फ है कि जहां वो एक्टिव की इतनी सारी स्कीम्स है उनके पास जिसमें एक्टिव मिड कैप में एलोकेशन ऑलरेडी है, एक हमने पैसिव इनके पोर्टफोलियो में जोड़ दिया। सो मिड कैप सेगमेंट में इनके पास एक्टिव और पैसिव दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फंड हाउस के बेसिस पे जो हम एक्टिव फंड मैनेजमेंट एक ही स्कीम एक ही फंड हाउस में देख रहे हैं, वो भी स्प्लिट हो जाएगा, एक पैसिव की तरफ चला जाएगा और एक एक्टिव की तरफ। सो इन सब बदलाव करते हुए सिर्फ एक समराइज करके बता दूं, इन्हें जो चेंज करना है वो इतना है कि एचडीएफसी मिड कैप फंड की जगह ये एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में स्विच करें। बाकी सब जैसा है वैसे का ऐसा वो रहने दे, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी इनके हिसाब से ठीक रहेगी। इन्वेस्ट करने की जो रकम है वो भी अच्छी है, और जो टाइम होराइजन वो भी लंबा है। तो आई थिंक ये अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ
बहुत आराम से और अच्छी तरह वो पहुँच पाएँगी। और राइट, रंजना को यहाँ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का फ़ायदा एक यही होता है कि आप अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। 25 साल पहले आपने सोच लिया है कि 25 साल के बाद आपको 7 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। ये अपने आप में काबिल तारीफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आई एम श्योर आपने इन्फ्लेशन को फैक्टर इन किया होगा और उसके मुताबिक आप आगे बढ़ना चाहती हैं। तो कंग्रेचुलेशंस यहाँ पर रंजना। सुप्रिया का सवाल लेंगे हम हर्ष। और 35,000 की SIP समय एक बार फिर से 15 से 20 साल का देना चाहती हैं। पराग पारी फ्लेक्सी कैप में लमसम निवेश किया हुआ है लगभग 20 लाख का। और इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो में जो कॉम्पोजिशन है इन टर्म्स ऑफ फंड मिक्स, वो बता देती हूँ मैं। इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप में 20% जाता है, सभी 5 फंड्स में जाता है 20%। निप्पॉन का मल्टी कैप है, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी और टाटा का स्मॉल कैप, HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स है। सभी में 20% का इन्होंने जो है एलोकेशन रखा हुआ है। और 35,000 की SIP केवल फ्लेक्सी कैप फंड में 20 लाख का एक मुश्त निवेश है। अगेन बढ़िया फंड्स, क्या कहेंगे? जी हाँ कविता, इनफैक्ट सुप्रिया के पोर्टफोलियो में मुझे कुछ भी बदलाव करने की जरूरत दिख नहीं रही है। इन्होंने बहुत सेंसिबली अपना पोर्टफोलियो बनाया है। जी 20% अगर इन्होंने 5 अलग अलग स्कीम्स में डिवाइड किया है, 35,000 कर रही हैं। टाइम होराइजन अप्रोप्रिएट है 15 से 20 साल। लमसम के रूप में उन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में किया है। बाकी SIP के लिए उन्होंने अलग 5 स्कीम चूज किए। तो आई एम श्योर कि इन्हें बहुत एक कंफर्ट लेवल था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के साथ में। तो इन्होंने लमसम के रूप में 20 लाख रुपए डाले हैं। और अगर एक दूसरी स्ट्रैटेजी फ्लेक्सी कैप में फिर आप देखना चाह रही हैं, तो आप जो इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप वो भी रख सकती हैं। तो आई थिंक आई मीन बेफिजूल का हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। ये जो पोर्टफोलियो इनके पास है अच्छा है और कंटिन्यू करते रहे। कविता, सिर्फ एक पॉइंट मैं रंजना के सवाल पे वापस आना चाहूंगा जो हमने मिस कर गया था। उन्होंने लिखा था कि उन्हें 7 करोड़ का टारगेट है उनका, और वो 25 साल में अक्यूमुलेट करना है, और उनको 40,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रही है। तो अच्छी बात है, अगर हम 12% का भी अनुमान लगाते हैं तो ये रकम 7.5 करोड़ बन जाती है। नॉट ओनली 7 करोड़ बट 7.5 करोड़। ये पॉइंट मैंने फिर से क्यों छेड़ा कि हम लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, हम प्लानिंग के साथ करने की बात कर रहे हैं। तो एक 40,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट भी 25 साल में 12% के हिसाब से 7.5 करोड़ रुपया बन जाता है। सो बाकी दर्शक भी जो देख रहे हैं, अपनी प्लानिंग जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। जितनी लंबी अवधि आप अपने मन में आपके पास होगी, उतनी आसानी से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। चलिए, रंजना के पोर्टफोलियो से ये सीख और सुप्रिया के पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं, ये भी मेरे ख्याल से काफ़ी इंस्पायरिंग है। आज आपका काम हमारी महिलाओं ने काफ़ी हल्का कर दिया हर्ष। वैसे बहुत ज़्यादा सलाह नहीं देनी पड़ी, और कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि आप और मैं इस बात का श्रेय ले लें, ठीक है, क्योंकि हर बुधवार को हम ये पेशकश लेकर आते हैं। तो बहरहाल अच्छा लगा आपसे बातचीत करके हर्ष, और आप जुड़े और हमेशा की तरह मार्गदर्शन किया हमारी महिला निवेशकों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तमाम विमेन व्यूअर्स को भी हम यही कहना चाहेंगे, एक तो सराहना आप सबकी, इस तरह के सवाल आप भेज रहे हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स भी काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं। पर अगर अब तक अपने आर्थिक आज़ादी के सफ़र पे आप नहीं बढ़ी हैं आगे, इंतज़ार कर रही हैं कि कोई हाथ पकड़ के आपको रास्ता दिखाए, तो हम हैं आपकी सहायता के लिए। करना आपको बस इतना है, हम तक